फ्रेंड्स, आज हम करेंगे पार्ट 2 ऑफ द कैपिटल गेन। पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। पार्ट 1 में मैं डिस्कस करा था कैपिटल गेन का चार्जिंग इवेंट। उसके अंदर दो चीजें निकल के आई थी। देयर शुड बी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। हमने डेलीब्रेट डीप में करा था कैपिटल एसेट क्या चीज होती है, कैपिटल एसेट में क्या एक्सेप्शन आती है, और उसके बाद हमने करा था कि कैपिटल गेन को हमने दो पार्ट में डिवाइड करना होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। वो डिपेंड करता है कि मेरी कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। तो हमने समझा था लास्ट वीडियो में शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। हमने उसके ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशन भी समझी थी। हमने क्लैरिफिकेशन यहाँ तक समझी थी बोनस इशू। मैंने आपको बोला था कि ये चीजें मैं बाद में कवर करूंगा, अभी फॉर द टाइम बिंग मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। इसका मैं बाद में आपको कवर कराऊंगा, क्यों उसका रीजन भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्त, सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं चार्जिंग इवेंट का ट्रांसफर। नहीं, जब तक देयर इज नॉट अ ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट देयर विल नॉट बी एनी कैपिटल गेन। तो लॉ ने ट्रांसफर को कैसे डिफाइन करा है फ्रेंड, आज हम वो डिस्कस करेंगे। जो बाकी चीजें बची हुई थी शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की एक्सेप्शन क्लैरिफिकेशंस में, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब ट्रांसफर की जो डेफिनेशन है, ये सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 109 है। दोबारा बोल रहा हूँ, सेक्शन कोई याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रेफरेंस पे लिखा हुआ है। अब ट्रांसफर की डेफिनेशन क्या है, ट्रांसफर इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट इंक्लूड्स। यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है फ्रेंड, इंक्लूड्स। इसका मतलब ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इट मीन्स ए से लेके जी तक 7 पॉइंट्स तो कवर हमने करे। अगर और कुछ भी ट्रांजेक्शन ट्रांसफर के परव्यू में फॉल करती है तो वो भी ट्रांसफर की डेफिनेशन में आएगी। तो अभी हम करते हैं कि इंक्लूसिव डेफिनेशन में ट्रांसफर की क्या क्या दे रखा है। सेल। अब यहाँ पे सेल का जो मतलब आ रहा है फ्रेंड, ये हमारा आ रहा है सेल ऑफ गुड एक्ट में। मीन्स मैंने कुछ चीज दी और सामने वाले ने मुझे पैसे दिए। मीन्स सेल के लिए देयर शुड बी सम एक्सचेंज ऑफ मनी। ये आपको सिंपल है, इस पर ज्यादा टाइम डिवोट नहीं करूंगा मैं। एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब आप समझते हैं क्या चीज हो गई, बार्टर एक्सचेंज हो गई। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा कि एक्सचेंज वर्ड कितना सिग्निफिकेंस है। अब हम देख रहे हैं आज की डेट में गोल्ड का जो रेट है वो लगभग 1.5 लाख रुपए पर 10 ग्राम हो चुका है, जो आज से 10 से 20 साल पहले लगभग 15,000 रुपए पर 10 ग्राम रहा होगा। अब कोई आदमी अगर आज गोल्ड एक्सचेंज करता है तो व्हाट विल हैपन, उसने गोल्ड खरीदा कितने था, 15,000 रुपए 10 ग्राम का। लोग क्या करते हैं, लोग पुरानी ज्वेलरी देके नई ज्वेलरी लेते हैं। बट उस केस में हो क्या रहा है, वो जो पुरानी ज्वेलरी दे रहे हैं उसकी एक्विजिशन प्राइस कितनी थी, 15,000 रुपए पर 10 ग्राम। और आज जो नई ज्वेलरी ले रहे हैं उसके बदले उनको कंसिडरेशन कितनी मिल रही है, 1.5 लाख रुपए। इट मीन्स जब आप गोल्ड एक्सचेंज कर रहे हो, मीन्स पुराना गोल्ड देके नया गोल्ड ले रहे हो, इन दैट केस इट विल बी एक्सचेंज। तो ये गेन जो होगा ये आपके कैपिटल गेन के परव्यू में फॉल करेगा। तो जब भी आप कैपिटल एसेट की कैपिटल गेन के बारे में बात करते हो तो कैपिटल गेन में आपको ये देखना है कि अगर वो कैपिटल एसेट है तो आपको ट्रांसफर पे फोकस करना है कि ट्रांसफर के डिफरेंट जो लिम्स दे रखे, जो डिफरेंट पॉइंट्स दे रखे, उसमें फॉल कर रहा है नहीं कर रहा। पहला सेल कवर हो गया, एक्सचेंज कवर हो गया। अब आपको एक बताता हूँ वर्ड, रिलिंक्विशमेंट। रिलिंक्विशमेंट का मतलब दे देना। अब यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ मैं कि कंपनी ए है, ए लिमिटेड कंपनी है। उसने क्या करा, मैं जानबूझ के कंपनी क्यों ले रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगा। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को कोई एसेट गिफ्ट कर दी, कंपनी भी एसेट गिफ्ट कर सकती है। इन दिस केस इट विल बी नॉट अ सेल, नॉट एक्सचेंज, इट विल फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ द रिलिंक्विशमेंट ऑफ एसेट। कंपनी ए ने कंपनी बी को एसेट दे दी, तो ये भी ट्रांसफर की डेफिनेशन में फॉल करेगा। आपके दिमाग में पॉइंट आ रहा होगा, सर इसने दे तो दी, हमने आपकी बात मान ली कि ट्रांसफर हो गया, बट उसे कंसिडरेशन तो कुछ भी नहीं मिली। तो कैपिटल गेन कैसे निकालेंगे, कैपिटल गेन निकालने के लिए सिंपल अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कैसे निकालनी है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो बोले कुछ नहीं मिली है, उस पर मैं बाद में आऊंगा। उस पर एक प्रोविजन है इनकम टैक्स एक्ट में कि इस केस में हम किस तरह से इस एसेट की सेल कंसिडरेशन या कंसिडरेशन कंसिडर करेंगे। तो रिलिंक्विशमेंट का मेरा मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड्स, कि हमने एसेट ऐसी हैंड ओवर कर दी विदाउट उसके बदले हमें कुछ नहीं मिला। तो होप ये वर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा। अब फ्रेंड नेक्स्ट वर्ड पे आता हूँ, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट्स इन एसेट। ये मैं आपको समझाता हूँ, डिफरेंट एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको। फ्रेंड आप सबने पढ़ा होगा अकाउंटेंसी में शेयर बायबैक। बायबैक में क्या हो रहा है, कंपनी ए लिमिटेड है, एक्स है, ए लिमिटेड एक्स से शेयर बायबैक कर रही है और उसके बाद कंपनी क्या कर रही है,
एक्स लिमिटेड के शेयर एग्जॉस्ट कर रही है। ऐसा नहीं बाय करके वो शेयर कंपनी अपनी बुक्स में एसेट दिखा रही है। जब कंपनी बाय कर रही है तो वो शेयर खत्म कर रही है, एग्जॉस्ट कर रही है। अब एक्स ने जो शेयर्स कंपनी को दिए और उसके बदले एक्स को जो पैसा मिला, क्या ये ट्रांसफर के परव्यू में आ रहा है? देखिए, एक्स के पास शेयर्स थे, नो डाउट शेयर इज अ कैपिटल एसेट, बट पॉइंट ये हो रहा है कि कैपिटल गेन के लिए हमें क्या चाहिए? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट है क्या? ट्रांसफर है। सेल, सेल नहीं है, क्योंकि सेल में क्या होता है? सेल में बेसिकली अगर हम तीनों चीजें बात करें, सेल, एक्सचेंज और रिलिंक्विशमेंट में, इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया हुआ है कि इस प्रोसेस में देयर एसेट शुड रिमेन अलाइव ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफर। यहाँ पे क्या हो रहा है? जब एक्स अपने शेयर्स ए कंपनी को वापस दे रहा है तो वो शेयर्स एक्सटिंग्विश हो रहे, खत्म हो रहे हैं, वो शेयर जिंदा नहीं रहे। देखिए, सेल में क्या होता है? ए ने बी को गोल्ड बेचा, ए ने बी से गोल्ड एक्सचेंज करा, दूसरा ए ने बी को एसेट हैंड ओवर कर दी, गिफ्ट कर दी। इन तीनों चीजों में जो एसेट है वो अलाइव है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? एसेट के अंदर आपका एसेट खत्म हो रही है। जो एसेट खत्म हो रही है तो यहाँ पे उसको हमने किस वर्ड में कवर करा है? एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स देयर इन। यहाँ पे एक्स के जो राइट्स थे शेयर में वो खत्म हो रहे हैं, तो ये जो शेयर बायबैक है, ये ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट एक्स के हाथ में माना जाएगा, और इससे अगर कुछ गेन अराइज होगा इट विल बी सब्जेक्ट टू द कैपिटल गेन। तो एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट का समझ में आया? मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूं, आपको इसे समझ में आएगा। अब हमने ये समझ लिया कि गोल्ड जो है वो हमारे लिए कैपिटल एसेट है। मैं एग्जांपल लेता हूं, ए के पास मान लेते हैं गोल्ड है, 100 ग्राम गोल्ड है, ठीक है। ये ए ने लिया था बहुत पहले, मान लेते हैं उस वक्त रेट था 15,000 रुपए। 10 ग्राम गोल्ड कितने का हो गया फ्रेंड? हाँ, 2 जीरो और लगा दिए मैंने, 15 लाख का गोल्ड हो गया। अब ए ने इसकी इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, और इंश्योरेंस पॉलिसी उन्होंने ले रखी है किसके ऊपर? रिप्लेसमेंट वैल्यू के ऊपर। रिप्लेसमेंट वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि अगर इस गोल्ड को कुछ भी चोरी, डैमेज हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी विल पे द प्राइस ऑन द बेसिस ऑफ द रिप्लेसमेंट वैल्यू, जो आज वैल्यू है। आज इसकी वैल्यू कितनी है फ्रेंड? हम इसको छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, नंबर्स इजी रहेंगे हमारे लिए लेने थोड़े से। 10 ग्राम गोल्ड है फ्रेंड। ये गोल्ड ए ने कितने का लिया था? 15,000 का। ए ने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, इंश्योरेंस पॉलिसी में रिप्लेसमेंट वैल्यू पे ले रखी है। हम मानते हैं सपोज ये गोल्ड चोरी हो गया, ठीक है, ये गोल्ड क्या हो गया? चोरी हो गया। अब इस केस में क्या हो रहा है? ए का इसके अंदर राइट खत्म हो गया, ठीक है। तो अब इंश्योरेंस कंपनी अगर आज के बेसिस पे उन्हें 1.5 लाख रुपए पैसा देगी, तो ए को क्या हो रहा है? ए ने गोल्ड कितने का लिया था? 15,000। इंश्योरेंस कंपनी कितना दे दी? 1.5 लाख। तो ए के हाथ में 1,35,000 रुपए टैक्सेबल होंगे एज अ कैपिटल गेन, अगेन क्योंकि ए का इसके अंदर राइट खत्म हो गया है। तो एक्सटिंग्विशमेंट में अगर मैं आपको बोलूँ तो क्या क्या चीज़ें आ गई मेरे फ्रेंड्स? एक हमारे पास शेयर बायबैक आ गया, एक आपने पढ़ा होगा रिडेम्पशन ऑफ दी प्रेफरेंस शेयर, तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स यहाँ पे कवर हो गए फ्रेंड्स। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स यहाँ पे कवर हो गए। और अगर आप म्यूचुअल फंड भी रिडीम कराएंगे, म्यूचुअल फंड भी रिडीम कराएंगे तो वो भी इसमें आ जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो रही है? एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट के अंदर कवर हो रही है, ये सेल, एक्सचेंज और रिलिंक्विशमेंट में कवर नहीं हो रही। मैं सिर्फ लॉजिक दे रहा हूँ आपको एक एक वर्ड का कि एक एक वर्ड की सिग्निफिकेंस क्यों है, क्या है। नहीं तो आप कॉमन सेंस में ले सकते थे, हाँ सर प्रेफरेंस शेयर जा रहे हैं, पैसा आ रहा है तो हमारे पास कैपिटल गेन अराइज होगा, बट आपको क्लियर होना चाहिए कि एक एक वर्ड की सिग्निफिकेंस क्या है। अब फ्रेंड सी पॉइंट पे आते हैं, कंपलसरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ। अब सपोज मेरे पास जमीन थी, सरकार को रोड बनानी थी, वहां पे उन्होंने वो जमीन मुझसे एक्वायर कर ली और मुझे पैसा दे दिया, क्या उस पर कैपिटल गेन अराइज होगा? आप एज अ कॉमन सेंस आप बोलेंगे हाँ सर आपने बेच दी सरकार को, सरकार ने आपको पैसा दे दिया, इट विल बी अ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, जो भी गेन अराइज होगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। बट पॉइंट ये हो रहा है कि लॉ ने उसको ट्रांसफर की डेफिनेशन में अलग से स्पेसिफिक क्यों लिखा है? कंपलसरी एक्विजिशन। देखिए फ्रेंड, आप लोगों ने सबने पढ़ा हुआ फाउंडेशन में कि एक चीज होती है कंसेंट, फ्री कंसेंट। फॉर कॉन्ट्रैक्ट टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर शुड बी अ फ्री कंसेंट। अब सेल जो है, सेल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन लगते हैं, सेल ऑफ गुड एक्ट में, तो वहां पे एक आदमी दूसरे आदमी को अपना सामान बेच रहा है विद द कंसेंट ऑफ ईच अदर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? कंपलसरी एक्विजिशन में, कंपलसरी एक्विजिशन में मेरी मर्जी नहीं है मैं सरकार को जमीन बेचूं, पर सरकार को रोड बनानी है तो सरकार ने कंपलसरी वो एक्वायर कर ली। तो अगर यहाँ पे सी ये प्रोविजन नहीं डालते तो लोग तो सब टैक्स बचाना चाहते हैं, तो लोग ये बोल सकते हैं कि सर ये तो सेल की डेफिनेशन में आएगा ही नहीं, बिकॉज फ्री कंसेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हेंस ट्रांसफर नहीं होगा, टैक्स नहीं लगेगा। तो एज अ मैटर ऑफ प्रिकॉशन
लॉ ने क्या करा, कंपलसरी एक्विजिशन अंडर लॉ, इसको भी ट्रांसफर की डेफिनेशन में अलग से एक्सप्लिसिटली स्पेसिफिकली लिख दिया, कल कोई भी डाउट या एम्बिग्यूटी ना रहे। तो अभी तक हम बात करते हैं ट्रांसफर की डेफिनेशन में क्या क्या आ गया, सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट्स इन द एसेट, कंपलसरी एक्विजिशन अंडर लॉ। तो मैं उम्मीद करता हूँ, होप करता हूँ कि आपको ये 1 2 3 4 5 वर्ड समझ में आ गए होंगे कि लॉ ने इसको स्पेसिफिकली अलग से क्यों लिखा है। आइए फ्रेंड डी पॉइंट पे आते हैं, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। ये चीज भी मैं भी फॉर द टाइम बिंग होल्ड कर रहा हूँ, ये जब हम आगे पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज क्या है। अब हम आते हैं मैच्योरिटी और रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड। ये जीरो कूपन बॉन्ड के भी हमारे इसी इंटर में ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं इस पर ज्यादा डेलीब्रेट नहीं करूंगा। जीरो कूपन बॉन्ड एक बॉन्ड मान लीजिए वो बॉन्ड सिंपल समझाता हूँ आपको कि कंपनी ने एक बॉन्ड इशू करा 10,000 रुपए का 0 ईयर में, और कंपनी बोलती है कि 10 साल के बाद हम आपको क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट 1,20,000 रुपए दे देंगे। अब अगर देखा जाए तो 10 साल में जो कंपनी पे कर रही है ये कुछ नहीं है, ये एनुअल इंटरेस्ट दे रही थी, बट यहाँ पे नाम क्या आ रहा है, जीरो कूपन। जीरो कूपन का मतलब क्या हो रहा है, उसके ऊपर कोई एनुअल इंटरेस्ट नहीं होगा, जो भी होगा उसका लमसम अमाउंट हम बॉन्ड होल्डर को दे देंगे। तो कंपनी ने बोला आज आप हमें 10,000 रुपए दे दो, 10 साल के बाद हम आपको 1,20,000 दे देंगे। अब पॉइंट ये हो रहा है कि ये जो पैसा मिल रहा है, कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 1,10,000। क्या ये इंटरेस्ट है? क्योंकि बेसिकली तो इंटरेस्ट है, बट लॉ ने इसको क्या बोला, नो, इसको हम बॉन्ड को कैपिटल एसेट मान रहे हैं, और जब भी इस बॉन्ड की रिडेम्पशन होगी, मैच्योरिटी होगी, तो जो भी डिफरेंस होगा दैट विल बी सब्जेक्ट टू द कैपिटल गेन, क्योंकि हम उसको ट्रांसफर की डेफिनेशन में कवर कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमें 1,10,000 फालतू मिल रहे हैं, यहाँ पे ये 1,10,000 रुपए मेरे इंटरेस्ट की टैक्सेबिलिटी में फॉल नहीं करेंगे, ये कैपिटल गेन में टैक्सेबिलिटी में फॉल करेंगे। इट्स अ मच बेनिफिशियल प्रोविजन। तो कारण क्या है कि 1,10,000 रुपए अगर इंटरेस्ट मिलेगा और आपका स्लैब हायर स्लैब आ रहा है तो आपको 30% लगेगा। और आगे हम पढ़ेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा लॉन्ग टर्म आ रहा है क्योंकि हमने ऊपर पढ़ लिया था 2 साल से ऊपर, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो आएगा उस पर टैक्स कितना है, 12.5%। तो शेयर बॉन्ड होल्डर को बेनिफिट रहेगा कि अगर इसको कैपिटल गेन में कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमको ये डिफरेंस मिल रहा है फ्रेंड्स, ये किस हेड में टैक्सेबल होगा, कैपिटल गेन में, बेनिफिशियल प्रोविजन है। जीरो कूपन बॉन्ड की स्पेसिफिक डेफिनेशन दे रखी है इनकम टैक्स एक्ट में, मैं उस डेफिनेशन कवर नहीं कर रहा हूँ अभी आपको। अब हम आते हैं एफ पे पॉइंट पे, ये समझाता हूँ फ्रेंड आपको। एनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग द अलाउइंग ऑफ पोजेशन ऑफ इमोल प्रॉपर्टी to be taken or retained in part performance of the contract of nature referred to in section 53A of the Transfer of Property Act। फ्रेंड मैं आपको इसको सिंपल बताता हूँ, इतनी लंबी डेफिनेशन को लेके नहीं चलते अपन लोग। क्या बोलता है, ए और बी है, ए ने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, सेलर है, और बी क्या, बायर है। प्रॉपर्टी के केस में ओनरशिप कब आती है, जब प्रॉपर्टी बी के नाम में रजिस्टर्ड होगी। देखिए मेरे को आपको गोल्ड में, ए को बी को गोल्ड बेचना है, तो ए ने क्या करा, बी गोल्ड का पोजीशन बी को दे दिया, बी ने पैसे दे दिए, गोल्ड की सेल हो गई। यहाँ पे कहीं भी हमें गोल्ड की सेल के लिए वो नहीं चाहिए, रजिस्ट्री नहीं चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, एक बिल हो जाएगा। बट इन केस ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है, जनरल लॉ क्या है कि अगर एक ने बी को प्रॉपर्टी बेच रहा है तो बी के नाम में जब तक प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं होगी बी विल नॉट बी अ ओनर। हमारे यहाँ पे इंडिया में कानून है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, उसके अंदर एक अलग से प्रोविजन दे रखा है टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द बायर। उसमें क्या बोलते हैं, ए और बी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, वो एग्रीमेंट हम लोगों ने क्या करा है, रजिस्टर करा लिया है। ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 53 बोलता है। उसके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ए ने क्या करा है, बी को प्रॉपर्टी का पोजीशन दे दिया है, बी के पास पोजीशन आ गया है। तीसरा, बी ने या तो पैसे दे दिए या उसको भी पैसे देने हैं, एग्रीमेंट में लिखा है, या तो देने हैं दे दिए, बट ए के पास, बी के पास क्या आ गया, बी प्रॉपर्टी का पोजीशन आ गया। इन 3 इवेंट्स के बाद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ये बोलती है कि बी विल बी कंसिडर्ड एज अ डीम ओनर, क्योंकि ए ने बी को पोजीशन दे दिया। उस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को ध्यान में रखते हुए भी यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट में लॉ ने ये बोल दिया है कि अगर ये ट्रांजेक्शन होती है विच सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ सेक्शन 53 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इन दैट केस इवन प्रॉपर्टी बी के नाम में रजिस्टर्ड नहीं हुई है बट बी
ही विल कॉल द ओनर एंड इन दिस केस हम ये मानेंगे ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, इवन अभी प्रॉपर्टी बी के नाम में रजिस्टर्ड नहीं हुई है। तो अगर सेक्शन 53 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, टोपा बोलते हैं शॉर्ट में, सेटिस्फाइड होती है, तो इवन अगर बायर के नाम में प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड नहीं हुई है, इवन देन एक केस में माना जाएगा दिस इज ट्रांसफर ऑफ द इमोल प्रॉपर्टी। तो ये होप आपको समझ में आया होगा। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, एक नीचे प्रोविजन आएगा, मैं आपको जब दोबारा बताऊंगा। आइए जी पॉइंट पे आते हैं फ्रेंड। एनी ट्रांजेक्शन वेदर बाय वे ऑफ बिकमिंग अ मेंबर ऑफ acquiring shares in a cooperative society, company or other association of a person by way of agreement or any arrangement in any manner whatsoever which has the effect of transferring enabling the enjoyment of immoral property। फ्रेंड ये मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल से, क्योंकि आपको देखिए जो एग्जाम में आएगा आपको लॉस समझ में आना चाहिए, आपको कहीं भी इतने बड़े बड़े प्रोविजन नहीं लिखने हैं अभी आपको। फ्रेंड मैं समझाता हूँ आपको, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी डी ई एफ 1 2 3 जी, ये 7 लोगों ने मिलके एक बनाई हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये लोग सिर्फ इसके अंदर क्या है, दे आर मेंबर्स, उन्होंने पैसा कंट्रीब्यूट करा है। जमीन किसने ली है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी ने ली है। उसके अंदर मान लेते 7 फ्लोर बन गए और सातों एक एक फ्लोर हमने किसको दे दिया, रिस्पेक्टिव मेंबर्स को दे दिया। मेंबर्स के पास क्या चीज़ है, मेंबर्स के पास सिर्फ शेयर्स है और जो ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी है वो किसकी है, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की। हम मान लेते हैं लेटर ऑन क्या होता है, एक्स जो है ए को अपना फ्लैट एक्स को बेचना है। क्या होगा, ए जो है अपनी शेयर होल्डिंग, जो मेंबरशिप है उसके पास जो होल्डिंग है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, वो अपने शेयर किसको बेच देगा, एक्स को बेच देगा और एक्स मकान का पोजीशन ले लेगा। इस केस में हम ये मान रहे हैं कि ए जो एक्स को बेच रहा है वो क्या बेच रहा है, बिकॉज एक्स के पास मकान का पोजीशन आ गया है। तो एनी ट्रांजेक्शन विच हैज द अफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इनेबलिंग द एंजॉयमेंट ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, यहाँ पे माना जाएगा कि ए ने अपनी इमोल प्रॉपर्टी एक्स को ट्रांसफर कर दी है। जस्ट नॉलेज के लिए बताया, इसके ऊपर अभी तक मैंने नहीं देखा कोई क्वेश्चन आया एग्जाम में, ज़्यादा डेलीब्रेट नहीं कर रहा हूँ। जो चीज थी पॉइंट्स डेलीब्रेट करने की थी वो मैंने आपको समझाया, सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, कंपल्सरी एक्विजिशन, इस पे मैं भी बाद में आऊंगा, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक। तो अब हमने फ्रेंड 2 चीजें समझ ली है कि पहली कि ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इज द चार्जिंग इवेंट। कभी भी कैपिटल गेन कब अराइज होगा कि देयर शुड बी कैपिटल एसेट, डेफिनेशन हमने लास्ट वीडियो में समझ ली थी, एंड देन देयर शुड बी ट्रांसफर, ट्रांसफर के हमने पैरामीटर समझ लिए। अब लॉ क्या बोलता है, सेक्शन 70, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द ट्रांसफर। ट्रांसफर के परव्यू में फॉल कर रहा है, बट लॉ ने सेक्शन 70 ने स्पेसिफिकली उसको बोल दिया है हम इसको ट्रांसफर नहीं मान रहे। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ, पढ़ के आपको समझ में आएगा कि ऐसा लॉ ने क्यों करा है और उससे क्या मतलब क्या हो रहा है। पहली, इसके अंदर काफी सारे पॉइंट्स हैं सेक्शन 70 के अंदर, बट मैंने वही कैप्चर करे जो आपके सी इंटर में रेलेवेंट है, बाकी जो रेलेवेंट नहीं है फाइनल में वो मैंने यहाँ पे कैप्चर नहीं करे। तो फॉलोइंग ट्रांजेक्शन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट दी ट्रांसफर। तो पहला क्या आ रहा है, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन द टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ द एचयूएफ। मैं आपको समझाता हूँ फ्रेंड। अब मान लेते ए बी सी डी 4 एचयूएफ के मेंबर है, ये मिस्टर ए है, ये मिसेस बी है, ये इनका सन है और ये इनका सन नंबर 2 है। तो चारों लोग एक एचयूएफ है, ए एन फैमिली, ए एन सन्स एचयूएफ, ये इनके एचयूएफ है। अब एचयूएफ का पार्टीशन हुआ, एचयूएफ में मान लेते 4 प्रॉपर्टी थी, तो चारों प्रॉपर्टी में से एक एक प्रॉपर्टी रिस्पेक्टिव मेंबर को चली गई। अब क्या यहाँ पे एचयूएफ के हाथ में फ्रेंड टैक्सेबिलिटी आएगी? देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था, जब भी कोई ट्रांजेक्शन एसेट की सेल, परचेज या एसेट जा रही है, आपके दिमाग में कैपिटल गेन एकदम क्लिक करना चाहिए, क्या कैपिटल गेन लगेगा। अब ए एन सन्स एचयूएफ का पार्टीशन हुआ है, यहाँ पे पार्टीशन में क्या हो रहा है, वो अपनी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अपने रिस्पेक्टिव मेंबर्स को। तो मैं ये बोल सकता हूँ ए एन सन्स एचयूएफ का उसमें राइट खत्म हो रहा है और वो राइट किसके पास चला गया, ए बी सी डी के पास चला गया। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ए बी सी डी के पास जो चला गया, तो ये कैपिटल एसेट थी, घर थे, कैपिटल एसेट थी, और ए एन सन्स एचयूएफ के पार्टीशन का उसके बाद उसमें राइट खत्म हो गया, राइट किसके पास चला गया, ए बी सी डी के पास चला गया। ट्रांसफर की इंक्लूसिव डेफिनेशन है, तो ट्रांसफर की डेफिनेशन में अगर हम बोले तो एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट कह सकते हैं।
एक रेलिंक्विशमेंट कह सकते हैं कि ए और सन्स एचयूएफ ने अपनी प्रॉपर्टी अपने मेंबर को दे दी, रेलिंक्विश कर दी। तो ट्रांसफर की डेफिनेशन में तो आ रहा है। तो अगर ये एक्सेप्शन नहीं होती तो यहाँ पे क्या होता, ये आपका क्या कहते हैं, ए एंड सन्स एचयूएफ के हाथ में कैपिटल गेन अराइज होता। बट लॉ ने इसको ट्रांसफर की डेफिनेशन से हटा दिया है। उस क्यों हटाया है मैं उसको रीजन समझाता हूँ, फिर बाकी पॉइंट्स पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे जब ए एंड सन्स ने अपनी प्रॉपर्टी मेंबर्स को ट्रांसफर करी तो पैसा तो कुछ नहीं मिला, अननेसेसरी यहाँ पे कैपिटल गेन अराइज होता, पैसा था नहीं। तो लॉ ने इसमें क्या करा है, लॉ ये बोल रहा है जितनी भी ये ट्रांजेक्शन हम पढ़ेंगे उसमें लॉ क्लियर बोल रहा है कि जो ओरिजिनल ट्रांसफरर है, यहाँ पे मैं इसको ओरिजिनल ट्रांसफरर बोलता हूँ। मैं आपको इस एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। क्योंकि एक मिनट, ए एंड सन्स एचयूएफ, इसने मकान लिया था, मान लेते हैं 1/4/2020 को 4 मकान लिए थे PQRS, और चारों मकान की कीमत थी मान लेते 10-10 लाख रुपए। 1/4/25 को एचयूएफ का पार्टीशन हुआ और ये चारों मकान 4 मेंबर्स के पास चले गए, और चारों मेंबर्स ने ये मकान 31/3/26 को बेच दिए, मान लेते 50 लाख ईच का। अब देखिए ट्रांजेक्शन समझिए, ए एंड सन्स ने मकान खरीदे थे 10-10 लाख के, 4 मकान खरीदे थे, ऊपर करता हूँ शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, 4 मकान खरीदे थे। अब लॉ ये बोल रहा है जब ए एंड सन्स एचयूएफ का पार्टीशन हो रहा है तो उस पार्टीशन में जो ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है हम उसको ट्रांसफर के परव्यू में नहीं ला रहे, और जब ट्रांसफर के परव्यू में वो नहीं आ रही है क्योंकि लॉ ने स्पेसिफिक डीम कर दिया है कि वो ट्रांसफर नहीं है, तो ए एंड सन्स एचयूएफ के हाथ में कोई भी कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा फ्रेंड्स। अब होगा क्या मैं आपको बताता हूँ। लॉ ने क्या बोला है, अब हम ABCD को एचयूएफ की पोजीशन पे लाके खड़ा करेंगे कब, जब वो लोग प्रॉपर्टी आगे बेचेंगे। चारों लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी कब बेच दी है, 31/3/26 को 50 लाख रुपए की। तो लॉ ये बोल रहा है ABCD हम इसके हाथ में कॉस्ट कितनी मानेंगे, जो एचयूएफ के हाथ में थी, और हम इसकी होल्डिंग कब से मानेंगे, जब से एचयूएफ ने परचेज करी है। इसका मतलब जब लॉ ने ऐसे बोलता हूं, ये एचयूएफ थी, एचयूएफ ने किसको ट्रांसफर करी, मेंबर्स को, यहाँ पे पार्टीशन में गया, मेंबर्स ने इसको आगे सेल करी। जब लॉ ये ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर की डेफिनेशन से बाहर कर रहा है तो मेंबर्स के हाथ में कैपिटल गेन निकालने के लिए लॉ ने मेंबर्स को एचयूएफ की पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया है। जो कॉस्ट एचयूएफ के हाथ में थी वही कॉस्ट मेंबर्स के हाथ में मानी जाएगी, और होल्डिंग पीरियड कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जहां से एचयूएफ ने परचेज करा था। मैंने आपको ऊपर कुछ छुड़वाया था लास्ट वीडियो में, अब आपको क्लियर हो जाएगा। तो लॉ ने कन्वीनियंस के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन्स को कन्वीनियंस कह लेते हैं, और हम बोलते हैं कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए लॉ ने क्या बोला है कि हम इन ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर नहीं मान रहे। तो उसमें जहां भी लॉ ने यहाँ पे ट्रांजेक्शन को ट्रांसफर नहीं माना है तो रेसिपिएंट जो है उसको जब भी वो कैपिटल एसेट फर्दर बेचेगा, ट्रांसफर करेगा, उसको ओरिजिनल ट्रांसफरर की पोजीशन पे लाके खड़ा करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द कॉस्ट एंड फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द होल्डिंग पीरियड, शॉर्ट टर्म है लॉन्ग टर्म है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट ऑन द पार्टीशन ऑफ एचयूएफ, इट्स नॉट अ ट्रांसफर। नेक्स्ट आ रहा है एनी ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट अंडर अ गिफ्ट विल irrevocable trust by individual और एचयूएफ। यहाँ पे एम्फेसाइज किस पे दे रहे हैं फ्रेंड, हम इंडिविजुअल एचयूएफ पे। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट अंडर अ गिफ्ट विल इररिवोकेबल ट्रस्ट बाय इंडिविजुअल, यहाँ पे भी सेम चीज होगी। अगर एक इंडिविजुअल है ए और बी, ये दो इंडिविजुअल है, ए ने बी को कुछ गिफ्ट करा, तो यहाँ पे जो ए बी को गिफ्ट कर रहा है वो ए के हाथ में ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। बी के हाथ में टैक्सेबिलिटी क्या आएगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि इसके अंदर डिपेंड करता है कि बी ए का रिलेटिव है या नहीं है, इसलिए मैं आगे नहीं बोला। सिंपल यहाँ पे लॉ ने क्या बोला है, ये जो हम एग्जेम्पशन दे रहे हैं गिफ्ट की, ये सिर्फ किसको दे रहे हैं, इंडिविजुअल एचयूएफ को। मैंने आपको ऊपर बोला था कि कंपनी ए लिमिटेड अगर बी लिमिटेड को कोई गिफ्ट करेगी
तो फ्रेंड वो ट्रांसफर के परव्यू में फॉल करेगा, वो एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि गिफ्ट को ट्रांसफर के परव्यू से निकाला गया ओनली व्हेन गिफ्ट इज बीइंग डन बाय इंडिविजुअल और एचयूएफ। आइए फ्रेंड आगे पढ़ते हैं। रिडेम्पशन ऑफ सोवरिन गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय आरबीआई बाय इंडिविजुअल इफ हेल्ड फ्रॉम डेट ऑफ ओरिजिनल इशू टिल मैच्योरिटी। फ्रेंड मैं आपको ये हटाता हूँ, ये मैं आपको समझाता हूँ इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, आपको समझ में आएगा क्या चीज़ है। कि मेरा ऑब्जेक्टिव यही है वीडियो लाने का कि मैं आपको हर पॉइंट की टू दी बेस्ट अपने तरीके से लॉजिक सिग्निफिकेंस दे सकूं, सो दैट आपको उसको रखना ना पड़े, आपको लॉजिक ध्यान रहे। देखिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या है कि गवर्नमेंट चाहती नहीं है कि लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि गोल्ड में इन्वेस्ट करने से क्या हो रहा है, इंडिया में गोल्ड है नहीं, लोग अगर गोल्ड लेंगे तो गवर्नमेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, देयर विल बी आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन करेंसी। और लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते क्यों है, बेसिकली टू गेट द एप्रिसिएशन। तो उस पर्पस के लिए गवर्नमेंट ने क्या स्कीम निकाली, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड निकाले। फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं अभी समझाने के लिए आपको। फॉर एग्जाम्पल अभी गोल्ड का रेट है 1.5 लाख रुपए। गवर्नमेंट ने क्या करा, पब्लिक को बोला कि आप हमें 1.5 लाख रुपए दे दो, हम आपको एक बॉन्ड देंगे और उस बॉन्ड में लिखेंगे इट्स इक्वल टू 10 ग्राम गोल्ड। गवर्नमेंट इस बॉन्ड का जो लाइफ है, रफली बता रहा हूँ, डिटेल मुझे आइडिया नहीं है, 5 साल है। गवर्नमेंट क्या करेगी, 5 साल तक ये बॉन्ड रखेगी, उस पर उनको इंटरेस्ट देगी, शायद 2 से 2.5% का इंटरेस्ट है। और 5 साल के बाद जो भी 10 ग्राम का गोल्ड की मार्केट वैल्यू होगी उस हिसाब से गवर्नमेंट पैसा बॉन्ड होल्डर को दे देगी। इससे हुआ क्या कि बॉन्ड होल्डर को एक तो इंटरेस्ट मिला, गोल्ड लेता तो इंटरेस्ट नहीं मिलता, एप्रिसिएशन मिलती। तो इस गोल्ड बॉन्ड को और लिक्विडिटी बनाने के लिए उन्होंने बोला कि हम आपको इंटरेस्ट देंगे और 5 साल के बाद जो भी गोल्ड का रेट होगा उस बेसिस पे आपको पैसा वापस मिल जाएगा। तो जो इन्वेस्टर था जिसको गोल्ड को हेल्ड करना था ओनली फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग द गेन, तो वो सोचा गोल्ड की जगह मैं गोल्ड बॉन्ड ले लेता हूँ। अब इस गोल्ड बॉन्ड को फर्दर और लिक्विडिटी बनाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, देखिए अगर आप आज 1.5 लाख का गोल्ड लेते हैं और 5 साल के बाद मान लेते हैं वो 2,25,000 का हो जाता है, तो आपको 75,000 रुपए का गेन हो रहा है। ये 75,000 का गेन आपको टैक्सेबल होगा अंडर द कैपिटल गेन। गोल्ड बॉन्ड को और लिक्विडिटी और मतलब एक तरह से लालच देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर आप गोल्ड बॉन्ड लेते हैं और आप उसको रिडेम्पशन करते हैं, रिडेम्पशन का मतलब मार्केट में नहीं बेच रहे, आप सीधा गवर्नमेंट को रिडीम कर रहे हैं, और वो भी कौन, इंडिविजुअल, वो भी कब, जब आपने उसको ओरिजिनल इशू से टिल मैच्योरिटी हेल्ड कर रखा है। ये गोल्ड बॉन्ड मार्केट में ट्रेडेबल भी है। तो अगर आपके पास 2 ऑप्शन है, आज आपने 10 ग्राम का गोल्ड है, इस गोल्ड बॉन्ड की वैल्यू 1 लाख रुपए, मान लेते 1/4/26 को ये आपने बॉन्ड लिया। अब आपके बॉन्ड की लाइफ है, 5 साल जोड़ लेते 31 दिन 31 तक लाइफ है। अब हम समझ लेते हैं कि ये गोल्ड बॉन्ड पे आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इतने पीरियड तक होल्ड कीजिए या आप इसको मार्केट में बेच दीजिए। अगर सपोज 1/4/28 को 10 ग्राम गोल्ड की वैल्यू हो गई मान लेते 1,80,000, आपको जरूरत है पैसे की, आपने गोल्ड बॉन्ड मार्केट में बेच दिया। इस सिनेरियो में आपको 30,000 रुपए पे कैपिटल गेन लगेगा। यहाँ ट्रांसफर की डेफिनेशन में हमने क्या एग्जाम करा है, ओनली जब ये बॉन्ड होल्डर 1.5 लाख रुपए का गोल्ड बॉन्ड सीधा गवर्नमेंट को रिडीम करेगा। अब अगर एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि 1.5 लाख का गोल्ड बॉन्ड था, ए ने वो बॉन्ड किसको बेच दिया, बी को। अब बी ने यहाँ पे उसको रिडीम कराया, तो बी ने अगर उसको यहाँ पे रिडीम कराया तो बी डिड नॉट हेल्ड दैट गोल्ड बॉन्ड फ्रॉम डेट ऑफ ओरिजिनल इशू टिल मैच्योरिटी, तो बी को भी ये ट्रांसफर की डेफिनेशन की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। ये एग्जेम्पशन किसको मिलेगी, सिर्फ ए को मिलेगी अगर ए ने ये बॉन्ड होल्ड करा है फ्रॉम 1/4/26 फ्रॉम डेट ऑफ ओरिजिनल इशू टिल डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो लॉ का इंटेंशन यही थी बेसिकली कि हम आपको गोल्ड बॉन्ड, आपको मतलब एक तरह से आप गोल्ड में इन्वेस्ट मत करो, हम आपको वेरियस इंसेंटिव दे रहे हैं, यू इन्वेस्ट इन अ गोल्ड बॉन्ड्स इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ गोल्ड। तो होप आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। आइए नेक्स्ट पॉइंट लेता हूं फ्रेंड। ट्रांसफर to the government, university, national museum, national art gallery, any capital asset being work of art, book, manuscript, drawing or painting। मीन्स अगर आप गवर्नमेंट को, म्यूजियम को, नेशनल म्यूजियम को, नेशनल आर्ट गैलरी को कोई भी चीज दे रहे हैं, बुक, मैन्युस्क्रिप्ट, ड्राइंग, कैपिटल एसेट है, ट्रांसफर की डेफिनेशन में आ सकती है क्योंकि इसमें आपका राइट एक्सटिंग्विश हो रहा है। बट लॉ ने कहा नहीं, क्योंकि आप ये एक जनरल वेलफेयर के लिए दे रहे हो तो हम इसको ट्रांसफर की डेफिनेशन से हटा रहे हैं, आपके ऊपर कोई भी कैपिटल गेन एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर आगे आते, ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर।
अगर हम बॉन्ड डिबेंचर प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे लॉ ने उसको क्या बोला है, उसको यहाँ पे लॉ ने ट्रांसफर की डेफिनेशन से एग्जाम कर दिया है। आगे मैं आपको बताऊंगा इसमें भी क्या होगा। फॉर एग्जांपल लेते हैं, आपने एक डिबेंचर परचेज करा वर्थ 100 रुपीज का। कंपनी ने क्या करे, 3 साल के बाद आपको 5 इक्विटी शेयर्स दे दिए ऑफ ₹20 ईच। आपने उसको 5 इक्विटी शेयर को मार्केट में थोड़े टाइम बाद 30 रुपए का बेच दिया 150 रुपए में। ये आपने बॉन्ड लिया था 1/4/20 को, 1/4/23 को और 1/4/26 को आपने ये बेच दी। अब यहाँ पे ये जो ट्रांजेक्शन हुई है डिबेंचर टू कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर, इसको ट्रांसफर की डेफिनेशन से नहीं हटा दिया गया है। अब होगा क्या, जब ये शेयर होल्डर शेयर्स मार्केट में बेचेगा तो व्हाट विल हैपन, इसकी डेट ऑफ होल्डिंग यही मानी जाएगी और इसकी कॉस्ट ये मानी जाएगी। हेंस इसके ऊपर 50 रुपए का कैपिटल गेन आएगा। तो जो मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एसेट पार्टीशन में बताया था सेम चीज है। जहां भी ट्रांसफर को उन्होंने एग्जाम करा है, इसके बाद जो सब्सिक्वेंट रेसिपिएंट है अगर वो आगे सामान बेच रहा है, कैपिटल एसेट बेच रहा है, तो उसको ओरिजिनल ट्रांसफर की पोजीशन पे लाके खड़ा करा गया। एक मिनट फ्रेंड, आइए ये समझ में आ गया। अब आते एफ पॉइंट पे, कन्वर्जन ऑफ गोल्ड इनटू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट इशूड बाय वॉल्ट मैनेजर और वाइस वर्सा। फ्रेंड स्कीम अभी मार्केट में रिसेंटली लॉन्च हुई है, मतलब 2-3 साल हो गए होंगे, मुझे इसका आइडिया नहीं है, बट पर्पस गवर्नमेंट का यही होगा कि गोल्ड आइडल पड़ा रहता है, गोल्ड हमारी पोजीशन में आ जाए और उसके बदले हम आपको क्या देंगे, इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट देंगे। आप इस इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट को बाद में कन्वर्ट करा सकते हो गोल्ड में। तो लॉ ने बोला कि गोल्ड को अगर हम ईजीआर में कन्वर्ट कराएंगे, ईजीआर को गोल्ड में कन्वर्ट कराएंगे तो हम उसको ट्रांसफर के परव्यू से बाहर कर रहे हैं। अगेन गवर्नमेंट चाहती है कि अननेसेसरी जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, गोल्ड आइडल ना पड़ा रहे, इकोनॉमी में रोटेट हो, उसके लिए हम आपको ईजीआर दे रहे हैं। बट इस ट्रांजेक्शन से, क्योंकि एक्सचेंज हो रहा है, इस ट्रांजेक्शन से आपके ऊपर कोई कैपिटल गेन इंप्लीकेशन ना आए, इसके लिए लॉ ने इसको ट्रांसफर के परव्यू से बाहर कर दिया। फ्रेंड ये दोनों पॉइंट हम नहीं करते क्योंकि हमारे इंटर में है नहीं, डीमर्जर, अमलगमेशन और रिवर्स मॉर्गेज। अब मैं आपको इस ट्रांसफर, आपको समझ में आ गया कि ट्रांसफर क्या है, एक्सेप्शन क्या है। अब मैं आपको दोबारा से लेके चलता हूं ऊपर की चीज में, जहां पे हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट में हमने कुछ क्लेरिफिकेशन पढ़ी थी। अब मैं आपको लेके चलता हूं। देखिए, शेयर हेल्ड इन अ कंपनी में लिक्विडेशन, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं लिक्विडेशन समझाऊंगा आपको। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ फ्रेंड, स्पेशल मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट, ये मैंने डिफाइन करा होगा कहीं पे, कोई बात नहीं, डिफाइन रह गया होगा, मैं आपको बताता हूं। ये सारे स्पेशल मोड खुद ही यही है। देखिए, एक्विजिशन ऑफ एसेट बाय मेंबर ऑन पार्टीशन ऑफ एचयूएफ अंडर गिफ्ट और विल बाय इंडिविजुअल एचयूएफ इरिवोकेबल ट्रस्ट भी आगे रह गया है। इसमें हम क्या बोल रहे हैं, होल्डिंग पीरियड ऑफ प्रीवियस ओनर विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द होल्डिंग पीरियड ऑफ पर्सन एक्वायरिंग द एसेट। मैं एग्जांपल से समझाता हूं। यहाँ पे ए है, ए ने बी को एसेट, ए और बी मान लेते हैं नॉन रिलेटिव है, बी रिलेटिव है ये मान के चलते। चलो एचयूएफ एग्जांपल लेता हूँ, रिलेटिव वाले आप कंफ्यूज हो गए। एचयूएफ का पार्टीशन हुआ, पार्टीशन से ए को एक घर मिला, एचयूएफ ने घर लिया था 1/4/20 को 10 लाख का, और पार्टीशन हुआ 1/4/26 को, और ए ने ये घर फर्दर बेच दिया 31/3/27 को। फ्रेंड, तो ए ने ये जो घर बेचा 31/3/27 को, यहाँ पे ए ने अगर देखा जाए तो घर कितने टाइम हेल्ड करा है, 12 महीने। बट लॉ ये बोल रहा है क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन थी एचयूएफ टू ए वाली, ये हमने ट्रांसफर के परव्यू से एग्जाम कर दी थी। हेंस ए के केस में जो ए घर बेच रहा है, तो उस पर्सपेक्टिव में, उस केस में ए के हाथ में कैपिटल गेन निकालने के लिए हम ए को एचयूएफ के पोजीशन पे लाके खड़ा करेंगे, और उसमें दो चीजें निकल के आएंगी, कॉस्ट और होल्डिंग पीरियड। अभी हम होल्डिंग पीरियड की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, कॉस्ट में बाद में आऊंगा, सेम चीज दोबारा से रिपीट करूंगा। यहाँ पे होल्डिंग पीरियड में हम क्या बोल रहे हैं, होल्डिंग पीरियड ऑफ प्रीवियस ओनर विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द होल्डिंग पीरियड ऑफ पर्सन एक्वायरिंग द एसेट। अब फ्रेंड ये आप रहने दीजिए, वॉज का मतलब होता है होली ऑन सब्सिडरी फ्रॉम होल्डिंग, बाय होली ऑन सब्सिडरी फ्रॉम होल्डिंग, उसको मिला है। ये भी इंटर में नहीं है, मैंने लिख दिया है, कवर नहीं करते। देखिए यहाँ पे दूसरी चीज पे आते हैं, कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड इनटू शेयर, कन्वर्जन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी। यहाँ पे भी लॉ क्या बोल रहा है, होल्डिंग पीरियड ऑफ प्रीवियस इंस्ट्रूमेंट विल बी इंक्लूडेड इन द कन्वर्टेड इंस्ट्रूमेंट, जो मैंने आपको नीचे बताया था। सेम लॉ क्या बोल रहा है, ईजीआर और गोल्ड। अगर हम गोल्ड को ईजीआर में कन्वर्ट करते हैं और ईजीआर आगे बेचते हैं,
तो ईजीआर को अगर हम गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं या गोल्ड को ईजीआर में कन्वर्ट करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास गोल्ड है, हमने गोल्ड को ईजीआर में कन्वर्ट करते हैं। गोल्ड हमने लिया था 1/4/23 को, ईजीआर में कन्वर्ट करा 1/4/26 को, और ये ईजीआर मैंने 31/3/27 को बेच दिए। तो यहाँ पे जो ईजीआर का होल्डिंग पीरियड है वो सिर्फ 12 महीने नहीं माना जाएगा, वो यहाँ से माना जाएगा। अगेन गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जो भी ट्रांजेक्शन हुई है जिसको हमने एग्जाम करा है, तो जो नया इंस्ट्रूमेंट आया है, नया एसेट आया है, इसके लिए हम पुराने पे पहुंचेंगे और वहां से होल्डिंग पीरियड और वहीं की कॉस्ट लेंगे। तो ये चीज इसलिए मैंने आपको कल नहीं बताई थी, मैंने आज आपको समझाई है, अब आपको समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड, हमने अपने 2 वीडियो में क्या कवर करा है, हमने चार्जिंग इवेंट कवर करा है, हमने कैपिटल एसेट का मतलब समझा है, हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट का मतलब समझा है, और हमने समझा ट्रांसफर क्या है और ट्रांसफर कब नहीं माना जाएगा। फ्रेंड, अगला वीडियो कई वीडियोस बनेंगे, लंबा चैप्टर है, मैं ज्यादा लंबे नहीं बनाऊंगा, छोटे छोटे बनाऊंगा, आपको समझ में आ जाए। तो कल हम स्टार्ट करेंगे फ्रेंड चार्जिंग सेक्शन नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है। तो होप आज का जितना हमने करा था उतना समझ में आया होगा। थैंक यू।